हेलो गाइस, वेलकम टू माय नए वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि निमसेट 2021 का पेपर आज हो गया है तो उसका एनालिसिस करेंगे। कुछ जो क्वेश्चन है हमारे पास पहुंचा है, कुछ क्वेश्चन नहीं पहुंचा है। तो वैसे भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस बार निमसेट 2021 में किस टाइप का पेपर रहा है, इजी, मॉडरेट, टफ। तो आइए एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन आया है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन इस बार, तो एक बात है कि जो आर डी शर्मा पढ़ के गया होगा, आर डी शर्मा से बहुत सारा इस बार क्वेश्चन आया है और दो तीन चार पाँच तो एकदम फ्लैट आया है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव्स। और कौन कौन आया है और बाकी कुछ क्वेश्चन हमारे तक पहुंचा नहीं क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन है मैथ्स वाला पेपर में और कुछ ही क्वेश्चन पहुंचा है। और जैसे क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो इसमें डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और आर डी शर्मा का 2-3 प्रॉब्लम तो इस बार डायरेक्ट दिया हुआ है अभी तक जितना हमको पता चला है, आगे फिर पता चलेगा क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है 2-3 तो बस आपको देखना था और बस मारना था। बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन मॉडरेट था, टफ नहीं कह सकते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट था। आइए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आर डी शर्मा से फ्लैट लिया गया एकदम क्वेश्चन है, 3 to the power 3 to the power 3x। उसके बाद आपको दिया हुआ है 3 into 3x, 3 का पावर x। ये आपको दिया हुआ है, इसका आपको क्या निकालना था, इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन अगर आप आर डी शर्मा बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें 5-5-5 करके दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, किसी को भी आप टी ले लीजिए। इसका आंसर तो आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन हम इसको पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। ये आपका आर डी शर्मा से फ्लैट एकदम क्वेश्चन है, उसमें 5-5-5 लिखा हुआ है, इसमें 3-3 है, बस 5 और 3 का फर्क है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम किसी को भी आप टी ले लीजिए। अब ध्यान से देखिए 3 का पावर x को कुछ देर के लिए हम t ले लेते हैं तो दोनों साइड लॉग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपका हो जाएगा log x log 3, यहाँ पे x बाहर आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा log t। आप t ले लीजिए ये 3 पावर x को और उसके बाद दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। आइए ये क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा, एक ही को अगर आप ओपन कीजिएगा तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसका आंसर आने वाला क्या है। और वैसे इसका आंसर आपको पता है क्या है, 3 का पावर x बाय log 3 का पावर 3, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे आया है ये भी आप देख लीजिए। अब बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, इधर हो जाएगा सिर्फ dx, बोथ साइड क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ dx हो गया और ये आपका हो जाएगा सिंपली log 3 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 1/t, यहाँ पे dt आ जाएगा। बस इसको t के टर्म में ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर 3, और इसको हम क्या लिए हैं, t ले लिए हैं तो ये आपका t हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंटू 3 का पावर सिंपली t। और ये तो आपका सिंपल सा बात है, ये तो आपका t है ही। और ध्यान से देखिए यहाँ 1/t हो जाएगा, dx के जगह पे लिखेंगे तो वो log डिवाइड में आ जाएगा log 3 और log 3 भी आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये dt बन जाएगा और यहाँ से बस रख दीजिए तो 1/t। अब ध्यान से देखिए t से t कैंसिल। अब आपका क्वेश्चन 3 का पावर t आ गया। अब ऐसे फिर कोई नया वेरिएबल लेंगे तो एक बार फिर log आ जाएगा यहाँ पे तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 3 बार काम करेंगे तो log 3 का क्यूब हो जाएगा और लास्ट में आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए एक बार लिए तो आपका ये आ गया log 3 और ये आपका हो जाएगा 3 का पावर t और यहाँ पे dt बन जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सिंपली log 3। फिर इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर यहाँ पे ले लेंगे 3 का पावर t को कुछ नया वेरिएबल ले लीजिए, p ले लीजिए, फिर यही काम आएगा, फिर सारा कुछ यही होगा, बस फर्क क्या पड़ेगा, फर्क यहाँ पर जाएगा 3 का पावर यहाँ t हो जाएगा
और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3, तो log 3 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सिमिलरली जो काम एक बार किए वही काम आप 3 बार कीजिएगा, तो यहाँ पे एक बार और कीजिएगा तो स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस यहाँ पे dp हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का पावर p। फिर क्या करेंगे 3 का पावर p को फिर आप t ले लीजिए, फिर आपका वही हो जाएगा, और आपका लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में 3 का पावर p को फिर कोई नया वेरिएबल ले लीजिए, 3 का पावर p को कुछ के ले लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फिर वही कीजिएगा, तो यहाँ से फिर आ जाएगा dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 3 का फिर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का पावर p को अगर आप किए लीजिएगा, यहाँ पे फिर दोनों साइड log ले लेंगे, तो जो काम आप एक बार कर रहे हैं वही काम आपको 3 बार करना पड़ेगा। फिर सिर्फ बचेगा लास्ट में dp, और dp का क्या हो जाएगा सिर्फ p इंटीग्रेशन हो जाता है। इसमें इंटीग्रेशन करना ही नहीं था, एक बार आप समझ लीजिए करना क्या है, एक को t ले लीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इतना काम हर बार हमको नहीं करना, एक बार कीजिए और रिजल्ट आपका ये आ जाएगा। लास्ट में यहाँ पे बच जाएगा क्या 3 का पावर p को आप क्या ले लिए k ले लिए, तो यहाँ से आपका क्या आ जाता है हर बार dx आ जाता है आपका हर बार की तरह 1/t, तो 1/t इंटू dt और डिवाइडेड बाय log 3, तो log 2 तो पहले से था, एक और होगा तो log 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/t, और 1/t है t किसको ले लिए t यहाँ पे k की तरह है, सारा कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ बन जाएगा यहाँ पे dp, और नीचे क्या आ जाएगा सिंपल सा बात है log 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब dp का p हो जाएगा, सिंपल सा बात है, dp किसको लिए थे तो इसके पावर, ये आप आ जाएगा p किसको लिए थे तो इसको लिए थे, तो 3 का पावर x डिवाइडेड बाय log 3 का पावर 3। ये क्वेश्चन आप कंसेप्चुअली समझ सकते थे। बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, अब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन जो भी दिया हुआ है, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा तो क्लियर विजन यहाँ से दिख रहा होगा कि 21 माइनस एन फैक्टोरियल, इसका आपको क्या पूछा है मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 21। अब ध्यान से देखिए इसका मिडिल टर्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है, और आपसे मिनिमम पूछा है। ये क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे 21 है तो n बराबर आपको यहाँ से समझिए कि 21, इसका मिडिल टर्म आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n + 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 22/2 11। तो ध्यान से देखिए 11 जो रहेगा वो मैक्सिमम होगा। सिंपल सा बात है कि ये 21 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो इसके अगर n का वैल्यू अगर हम 11 रखते हैं तो 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या बचेगा 10 फैक्टोरियल, तो n बराबर हम क्या रखें यहाँ पे 11, और यही n बराबर अगर 10 रखते तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ जाता, और यहाँ पे आपका क्या आ जाता 11 फैक्टोरियल, यानी कि n का वैल्यू 10 या 11, ये दोनों ऑप्शन जो भी रह दिया हुआ। अब ध्यान से देखिए और भी आप बहुत कुछ रख सकते थे, n का वैल्यू 0, तो n का वैल्यू जब 0 रखिएगा क्योंकि मिडिल टर्म जो होता है वो मिनिमम सबसे आता है। आप यहाँ पे n का वैल्यू 0 जब रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका 21 फैक्टोरियल जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सिंपल सा बात है, इसमें कंसेप्ट था मिडिल टर्म का कंसेप्ट लगा दीजिए, क्योंकि ध्यान से देखिए n का वैल्यू 10 भी रखिएगा तो भी वही वैल्यू आ रहा है, n का वैल्यू 11 भी रखिएगा तो भी वही वैल्यू आ रहा है। तो अब दोनों में देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया था। अब एक क्वेश्चन ये है, ये आपका सेट से क्वेश्चन पूछा है, सेट से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है कि एक ए यूनियन बी बताइए। अब ध्यान से देखिए ए यूनियन जब बी बताएं तो ए में कितना एलिमेंट है आपका 4। अब ध्यान से देखिए इसमें आपका क्या है ए यूनियन बी क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से देखिए दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि 3 और 4, तो ऐसे कीजिए कि टोटल इसमें कितना है एलिमेंट 4 और उसमें कितना है 5 है, टोटल 5 है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो -2, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ए यूनियन बी का वैल्यू आपका आ जाएगा। सिंपल सा बात है कि इसमें अगर ऐड करेंगे तो 3 4 तो सेम ही है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और लास्ट में एक 5 बच जाएगा, तो ए यूनियन बी आपका ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया सिंपल सा बात है, यहाँ से आपका 5 आ गया, 5 एलिमेंट आ गया।
मल्टीप्लाई, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, है 4 प्लस 3 माइनस 2, वहां से भी आपका आ जाएगा 4 3 7 माइनस 2 5, यहां से भी आ जाएगा। और लास्ट में इंटरसेक्शन पूछा है तो इंटरसेक्शन तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 है। और लास्ट में डेल्टा पूछा है, ए डेल्टा बी। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपको पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड कि बी का इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, इसका यूनियन करना है। अब इंटरसेक्शन में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो लास्ट में दोनों का यूनियन करना है, तो इंटरसेक्शन में तो आपको 3 4 ही दिख रहा है कि दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा दिख रहा है, बी माइनस ए और ए माइनस बी, ये आपको दिख रहा है। तो बी में एक बार ए घटा दीजिए और लास्ट में फिर ए, तो यहाँ से देखिए बी में अगर ए हम कैंसिल करते हैं, लास्ट में दोनों का क्या करना है, यूनियन करता है। तो जब बी में हम करेंगे तो ये दोनों कॉमन है और यहाँ पे आपका बच क्या जाएगा, बच आपका जाएगा सिर्फ 5, क्योंकि ध्यान से देखिए बी में आपको 3 एलिमेंट है ही और 2 एलिमेंट कॉमन मिल गया आपको, तो बचा कितना, तो ध्यान से देखिए बचेगा तो सिर्फ 5, सिंपल सा बात है। और फिर आपको क्या करना है, फिर यूनियन करना है। फिर आपको यूनियन करना है किसके साथ, ए और बी। अब जब ए में हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 ए में, टोटल ए में अगर बी घटाएंगे तो 3/4 वाला कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 2 1 2। और ध्यान से देखिए सिर्फ 1 2 बचेगा, इसमें 3/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 2 बचेगा, दोनों का यूनियन करेंगे, इसमें एक एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट, तो टोटल कितना हो गया 3 एलिमेंट, तो 5, सारा एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 2 इंटू 3 यू विल गेट 30। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी आपका पूरा आर डी शर्मा का ही क्वेश्चन है कि डायगोनल, टोटल एक पॉलीगोन है जिसका डायगोनल का टोटल सम 44 है और आप उसका साइड बताइए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आर डी शर्मा से उठाया गया क्वेश्चन। तो जो आर डी शर्मा वाला क्वेश्चन है वो तो आप देखते ही आप बना लीजिए, इसका आपका फॉर्मूला आपको पता है फॉर डायगोनल, तो NC2 माइनस n दैट इज इक्वल टू 44। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो NC2 तो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n दैट इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से एक ही अननोन बच रहा है आपका n, तो यहाँ से आपका आ जाता है n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n दैट इज इक्वल टू 88। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आपका आ जाएगा n स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है आर डी शर्मा का है, यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस 3n माइनस 88 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ से निकालिएगा तो n का वैल्यू आपका सिंपली 11 आ जाएगा। आप यहाँ से आप देख लीजिए, तो यहाँ से n का वैल्यू 11 आ जाएगा, तो n ही आपसे पूछा था। अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन तो इजी ही था। अब ये क्वेश्चन भी आपके लिए थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है, बाकी आपको थीटा कहाँ से 0 से 2 पाई के बीच में आपको चेक करना है। इसमें मॉड वाला कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझना चाहिए था कि ये क्वेश्चन ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन। तो 19/2 तो नेगेटिव वाला हम नहीं लेंगे, बस एक ही है पॉजिटिव वाला लेंगे, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव वाला लीजिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपल सा बात 22/2 दैट इज 11। तो ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना था और डायरेक्ट अगर आप आर डी शर्मा बनाए होंगे तो इस क्वेश्चन में आपको दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट n बराबर 11 करके आगे बढ़ जाइए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पे पूछा है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका निकालना है और यहाँ पे दिया है वो मॉड के। इस बात को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा दैट इज इक्वल टू k। अब ध्यान से देखिए मॉड k ये आपको 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से k का दो वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव के लिए ये जब मॉड खुलता है तो क्या 5 और नेगेटिव के लिए -5, तो दोनों हो सकता है। तो एक बार हम 5 लेके देखते हैं, एक बार -5 लेके देखते हैं। जब 5 लेके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो यहाँ से आ जाएगा 3/5
cos थीटा प्लस 4/5 sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है कि याद रखिएगा साइन थीटा अगर 3/5 हो तो इसका थीटा का वैल्यू आपका हो जाता है 37 डिग्री। अब बस यहाँ पे रख दीजिए, तो ये आपका हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी में आ जाएगा 37 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं साइन 90, साइन 90। तो यहाँ से आपका जनरल इक्वेशन आ गया आपको। तो अब जनरल इक्वेशन से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे थीटा का ही वैल्यू पूछ रहा है कि कितना पॉसिबल है, और थीटा क्या होना चाहिए 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से ले लीजिए 37 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन 90। तो यहाँ से हो जाएगा 37 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। तो एक बार n का वैल्यू आप 0 रख दीजिए। तो जब 0 रखिएगा, और याद रखिएगा दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ याद रखिएगा, क्योंकि आपको मॉड दिया हुआ है। तो दो, अभी ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। यहाँ से थीटा का वैल्यू n बराबर आप 0 पुट कर दीजिए, तो थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस 37 दैट इज, यहाँ से आपका आ जाएगा 3, और ये आपका बच जाएगा 8, तो 5 53। पहला एंगल 53 आ गया। एग्जैक्टली दूसरा एंगल निकालने के लिए n बराबर आप पुट कर दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा बस 360 से वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 360 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी चलेगा पाई। पाई का मतलब 180, n बराबर 1 रख दीजिएगा तो पाई का मतलब 180, और यहाँ पे जब 1 रखिएगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा -90। तो होपफुली n बराबर 1 पे भी आपको वही मिलेगा, क्योंकि 90 और इसके बराबर आ जाएगा। तो होपफुली यही आंसर आएगा n बराबर 1 पे। यही n बराबर हम 2 पुट करते हैं, तो n बराबर जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। 2 पाई का मतलब हो जाता है आपका 360, अब 360 प्लस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप 2 रखिएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस समथिंग एल्स। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 37 प्लस थीटा। आपको तो थीटा ही चाहिए, और थीटा इसके बीच में लाई करना चाहिए, तो समथिंग कुछ भी आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो n बराबर 2 तो नहीं ले सकते, मतलब एक ही आपका यहाँ से एक थीटा ये आ गया। और n बराबर जब आप क्या रख सकते हैं, इसमें 1 रख सकते हैं, तो एक तो 53 आ गया, और n का वैल्यू जब आप 0 रखिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 37 प्लस थीटा, ये 0, और ये आपका सिंपल सा बात है 90 आ जाएगा। तो पहले भी यही आ रहा था। अब एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं कि k बराबर -5 पे क्या आ जाएगा, यानी सारा चीज वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। और यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/, ये वाला भी कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ये आप यही रखिए। जो ये थीटा है माइनस में, यहाँ पे प्लस में, वो बस माइनस में हो जाएगा, सारा चीज वही होगा, यानी साइन 37 प्लस थीटा ही रहेगा, और इधर हो जाएगा -1 आ जाएगा, मतलब -5 के जगह पे -1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 90। अब ध्यान से देखिए, ये बस थोड़ा सा का अंतर हो जाएगा, यहाँ -90 हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे बस 1 है तो वहाँ पे -1 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि साइन 37 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन -90, क्योंकि -90 पे -1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा थीटा दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू 90। अब इसमें एक बार पुट कर लीजिए, एक बार n बराबर जब 0 पुट कर लीजिएगा तो क्या आपका आ जाएगा, n बराबर जब 0 पुट करेंगे तो 37 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू -90, और ये आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव अपने को चाहिए नहीं, तो n बराबर हमको 0 नहीं लेना है, तो n बराबर 1 ले लीजिए। तो जब 1 ले लेंगे तो वहाँ पे 180 आ जाएगा, और यहाँ पे निगेटिव, तो -90 एग्जैक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा, थीटा का वैल्यू, सिंपल सा बात है, थीटा का वैल्यू इसमें रखेंगे n बराबर 1 पे, तो 53, और 53 पहले से भी आ चुका है,
तो एक थीटा यहाँ से, n बराबर जब हम 2 रखते हैं तो 37 प्लस थीटा, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो प्लस रहेगा लेकिन -90। तो ये आपका आ जाएगा, सिंपल सा बात है, यहाँ से थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 360 -90 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -37। तो ध्यान से देखिए -90, एक थीटा और भी आ रहा है, तो थीटा का दो वैल्यू आ रहा है। एक थीटा 53 जो कि पहले ही आ गया, और दूसरा यहाँ से आ रहा है। तो सॉल्यूशन आपसे पूछेगा तो 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आप अगर कीजिएगा तो 270 -37, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3 और ये 6, तो 3 और ये आपका बच जाएगा 233। तो एक थीटा यहाँ से आ रहा था 53 और एक आपका आ रहा है 233। तो दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं, इसका दो सॉल्यूशन। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाइएगा तो ये आएगा। रेडियस आपका क्या है, 2 हो जाएगा रेडियस। और ध्यान से देखिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट देखिएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3,4। अब ये आपका क्या है 0,2,0। अब इसका रेडियस आप निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 24, तो यू विल गेट 1। इसका रेडियस 1 है, सेंटर 3,0 पे है। इसका 3, तो यहाँ पे कहीं होगा 3, 4 और इसका रेडियस मात्र 1 है। आप ध्यान से देखिए, और आपसे पूछ रहा है कि कॉमन टेंजेंट बताइए। इसका रेडियस अगर आप निकालिएगा तो हाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका। ये 5 माइनस माइनस प्लस 24 हो जाएगा। तो ये आपका 25 प्लस 24 यू विल गेट 49 दैट इज 7। इसका 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता हो गया, रेडियस भी पता हो गया। तो ध्यान से देखिए, ये 4 है और इसका 7 है, तो ये कहाँ तक आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से डिस्टेंस, इसके सेंटर से डिस्टेंस आप अगर देखिएगा तो क्या होता है, यहाँ से सेंटर का इस ओरिजिन से डिस्टेंस, ये 0,0 से ओरिजिन से, तो आपका आ जाएगा √7। मतलब कि वो सर्कल कहीं ना कहीं इसको पास करते हुए निकलेगा, यानी कि सेंटर से जाते हुए निकलेगा और ऐसे जाते हुए निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए। अब इतना तो आपको करने का जरूरत नहीं है। अब इससे इसके सेंटर से पास करते हुए जा रहा है, उसका रेडियस ये ध्यान से देखिए 7 है, तो कुछ ऐसा है। तो अब इसमें अगर आप निकालिएगा तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिए, एक तो फिगर से भी आपको क्लियर हो जाएगा, और दूसरा C1 C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये 7 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बहुत सारा केसेस बना के हम किए थे कि अगर ये कंडीशन हो, मतलब दोनों का रेडियस अगर आप एक दूसरे से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, C1 C2 का डिस्टेंस आपका क्या आ रहा है 7। ये अगर दोनों के क्रॉस के बराबर हो जाए तो कुछ ऐसा पोजीशन बनेगा। इस कंडीशन में एक टेंजेंट हो सकता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ध्यान से पहले कंडीशन देख लेते हैं कि ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपको निकल जाएगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 7। अब दोनों का रेडियस हम घटा देंगे, एक का रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, एक का रेडियस आपको 2 है और एक का रेडियस कितना है आपको 5 है। तो ध्यान से देखिए, दोनों को ऐड कर दीजिए,
एग्जैक्टली 7 आ रहा है, मतलब ये सिचुएशन वाला है। करके इसको हम देखेंगे। पहला तो ये पूछा है कि ये जो है प्योरली डिविजिबल है x-1 से। ये आपका पोलिनोमियल का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जब ये x-1 से डिविजिबल हो तो यानी कि x-1 जो है इसका फैक्टर है, वो किसी से डिविजिबल है, वो भी प्योरली डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है कि ये जो फैक्टर है x² - 3x² + 2p x² - 6, ये अगर इससे डिविजिबल है मतलब x-1 उसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिख सकते हैं, अगर ये फैक्टर है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या ले लीजिएगा, x-1 = 0, सो x = 1, बस इसमें पुट कर दीजिए तो वो 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि फुल्ली प्योरली डिविजिबल है। तो फैक्टर थ्योरम से x = 1 इसमें बस पुट कर दीजिए और वैल्यू 0 हो जाए। तो बस एक ही अननोन बचेगा p, तो 1 - 3 + 2p - 6 दैट इज इक्वल टू, यहाँ से 2p का वैल्यू आपका आ जाएगा 8, तो p का वैल्यू आ जाएगा सिंपली 4। अब ध्यान से देखते हैं ये क्वेश्चन, जीएम है 2 और 64 के बीच में आपसे जीएम पूछा है, वो भी 4 जीएम। तो ध्यान से देखिए G1, G2, G3 और G4। अब ध्यान से देखिए, और अगर G1, G2, G3 है तो ये आपस में क्या होता है, सिंपल सा बात है, आपस में भी ये GP होता है। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म आपको पता है, लास्ट टर्म पता है किसी भी जीएम का, तो आप उस जीएम का सीरीज तो निकाल ही सकते हैं कि वो कौन कौन हो सकता है। तो आप ऐसा समझिए कि ये जीएम वम कुछ नहीं है, बस 4 जीएम इसके बीच में है। पहला टर्म आपको 2 दिया है, लास्ट टर्म आपको 64 दे दिया हुआ है, तब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। आपको पता है लास्ट टर्म के लिए n-1 हम लगाते हैं हर बार, a का पावर r का पावर n-1, जो कि आपका लास्ट टर्म 64 दिया हुआ है, a का पावर n, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली r का वैल्यू आ जाएगा a का पावर r, सेकेंड टर्म में 2 का पावर 1, हाँ a का पावर n हो जाता है, r का पावर n हो जाता है। तो यहाँ से आपका सिंपल सा बात है, निकल जाएगा क्या r। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, n का वैल्यू आपका निकल जाएगा यहाँ पे, और r क्या दिया हुआ है, 4 दे दिया हुआ है। तो टोटल ध्यान से देखिए कितना टर्म ये आएगा, 1 2 3 4 5, तो r का पावर 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए r का पावर 5 हो जाएगा, और r का पावर 5 क्या दिया हुआ आपको, 64 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, r निकल जाएगा, यानी कॉमन रेशियो निकल जाएगा। आप ऐसा समझिए कि एक जीपी दे दिया है जिसमें आपको इस टाइप से है, तो इसका लास्ट टर्म निकालने के, यानी कि फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो ये 64 क्या हो जाएगा, उसका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म के लिए यहाँ 2, तो फिफ्थ टर्म के लिए यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपको 2 दिया हुआ है, r का पावर 5 दैट इज इक्वल टू 64, तो यहाँ से आपका आ जाएगा r का पावर 5, ये आपका हो जाएगा 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5, सो r का वैल्यू आपको 2 आ गया। और जब 2 आ गया तो सिंपल सा बात है, 2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 4 16 32 64, ये आपका पूरा सीरीज ही आ गया। तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई नोट बिग डील। अब यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपका सेट से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये बस आप वेन डायग्राम से इसको बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम में आप ऐसे ले लीजिए, एक x ले लीजिए, ये x है और ये y है, या x ले लीजिए, ये y है। आपसे क्या पूछ रहा है, x बट नोट y, मतलब x होना चाहिए और y नहीं होना चाहिए, और दोनों का इंटरसेक्शन, x होना चाहिए y नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है, x इंटरसेक्शन y नोट का मतलब क्या हो गया, ये सारा सिंपल स्पेस जो y नहीं है, तो ये सारा, यानी ये सारा आ जाएगा कि जो y नहीं है, y नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, y छोड़ के बाकी सारा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब सिर्फ है इसका कि y नहीं, तो सिर्फ, और उसके बाद x के साथ उसका इंटरसेक्शन भी लेना है, तो यह आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ, इसका कहने का मतलब है ओनली x। y नॉट का मतलब क्या हुआ, y वाला कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो y वाला कुछ भी नहीं का मतलब बाकी सब आए, y नहीं आए, तो क्या हो सकता है, ओनली x कहने का मतलब है, यानी इसका कहने का मतलब है ओनली x, इसका मतलब हो जाता है ओनली x। अब इसका मतलब आप समझिए, x यूनियन y और उसका लास्ट में नॉट करेंगे, तो x यूनियन y का मतलब क्या होगा, x भी y भी,
अब ध्यान से देखिए एक्स वाई आ जाएगा और उसका नॉट, मतलब कि ध्यान से देखिए वो तो लास्ट में नॉट कर रहे हैं, यानी ना तो एक्स हो ना तो वो वाई हो। नॉट का क्या मतलब है, ना तो वो एक्स है, इसको आप थोड़ा सा और डील कीजिएगा डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ये आपका हो जाएगा एक्स नॉट इंटरसेक्शन वाई नॉट। अब इसका मतलब समझिए, वो एक्स भी नहीं होना चाहिए और उसका लास्ट में उसको इंटरसेक्शन भी हमको लेना है कि वो एक्स भी नहीं होना चाहिए, एक्स नॉट और वाई नॉट और उसका इंटरसेक्शन। एक्स नॉट का मतलब कि ये बाकी सारा सैंपल स्पेस और वाई नॉट का मतलब भी बाकी सारा सिंपल स्पेस, यानी कि बाकी जो सारा बचा हुआ है, यानी एक्स और वाई को छोड़ के जो भी बचा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो उसका इंटरसेक्शन आपको क्या मिलेगा कि एक्स और वाई को छोड़ के, और उसके साथ ये आपका आ गया, और पहले से हम इससे क्या लाए थे, ओनली एक्स। अब ध्यान से देखिए दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि एक्स नॉट होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका लास्ट में इंटरसेक्शन। तो ध्यान से एक्स नॉट और एक्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, नल सेट हो जाएगा। सो दिस इज नल सेट। अब ध्यान से देखिए एक्स इंटरसेक्शन, दोनों के साथ इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ से आप ऐसा समझिए कि दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, डिमॉर्गन्स लॉ से इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा तो एक्स नॉट इंटरसेक्शन वाई नॉट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्स में भी वो प्रेजेंट होना चाहिए, एक्स में नहीं होना चाहिए और वाई में नहीं। और यहाँ से क्या है, एक्स ओनली एक्स इंटू, इसको आप लिख सकते हैं एक्स डैश। अब इसका एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश, यानी एक्स होना भी चाहिए नहीं भी होना चाहिए, मतलब और दोनों का इंटरसेक्शन, इसका क्या हो जाएगा 5 डल से। तो ये बस आपको वेन डायग्राम से ही समझना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा पूछा है कि आपको रिमाइंडर इसमें बताना है। तो इस बार अलजेब्रा से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और बाकी जो क्वेश्चन अभी तक मेरे पास नहीं आया है वो आएगा तो हम उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यार ध्यान से देखिए 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए 24। अब ध्यान से देखिए 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू आपको पता है 24 हो जाता है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। 6 फैक्टोरियल को आप ऐसा लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ध्यान से देखिए अब 6 को आप ऐसा भी लिख रहे हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो मतलब कि 4 के बाद ऐसे सारे वैल्यू में 24 प्रेजेंट होता है। 4 के सारे यानी कि 4 के इधर सारे वैल्यू जो है 24 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि उसमें 24 तो कम से कम होगा ही। और आपसे क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर। तो इसमें तो 0 पूरा डिविजिबल है, यानी कि इधर से जितना भी होगा प्योरली डिविजिबल हो जाएगा, प्योरली डिविजिबल हो जाएगा। ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें कम से कम 24 तो होगा ही। तो बचा क्या, बचा 1 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 3 फैक्टोरियल दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 24 यू विल गेट, यहाँ से आपका 9/24 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ऑलमोस्ट 9 ही बच जाएगा क्योंकि 9 में 24 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर वही बच जाएगा। हम कहे थे कि 10a प्लस 10b, मतलब प्लस याद रखिएगा कॉट बी कॉट ए, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम बताए थे कि इसका वैल्यू डायरेक्ट आप याद रखिए 1/sin a इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी। बस ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना था। अब विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन थोड़ा सा जाएगा लेकिन ये अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए ये आपका 10 9 है, ये 81 है। तो ध्यान से देखिए 90 माइनस थीटा, ये आपको पता होता है 10 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। बस अब ध्यान से देखिए इसको चेंज कर लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 9, तो ये क्या हो जाएगा कॉट 9। अब इसको बुला लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 10a प्लस कॉट बी। अब इसका डायरेक्ट कॉट ए, इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, इसको बिना
यूज किए तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/sin9 इंटू cos9, ये हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देंगे 1 + sin9 इंटू cos9। अब इसको ब्रेक कीजिएगा, अल्टीमेटली आएगा यही। अब इसको आप ऐसे समझिए, ये आपका आ गया। अब ऐसे ही करेंगे, इसमें भी करेंगे तो यही वाला चीज लगाएंगे cot 90 माइनस थीटा, और माइनस कॉमन ले लीजिए। यहाँ से माइनस जब कॉमन ले लीजिएगा तो 10/27 आएगा, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस cot 27। ये 10/27, ये cot 27। इसको भी हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 1/sin27 इंटू cos 27। ये ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इतना लंबा था आपके लिए, अब कितना इजी हो गया। एक तो यहाँ पे बच गया ये, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin27 और cos 27। ये आपका आ गया। बस अब इसमें कुछ रहा नहीं, बस यही तक आपका कंसेप्ट था। अब इसको हम क्या लिख देंगे, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें भी 2 से ऊपर भी कर दीजिए, 2 से नीचे भी कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपल सा बात है, ये आपका आ जाएगा 2/sin a इंटू कॉस बी, sin a इंटू 2 इंटू sin a इंटू sin cos a। ये आपको पता है sin 2a हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 2 दैट इज 18। ये आपका आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा sin 54। अब ध्यान से देखिए sin 18 और sin 54, इस दोनों का वैल्यू आप इसमें बस इंसर्ट कर दीजिए। आपको पता है क्या होगा, इसका वैल्यू बस रख दीजिए, आपका आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2 बाहर कर लेते हैं, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 को बाहर कर लेते हैं। अब इसका वैल्यू जब रखिएगा तो क्या होता है √5 - 1, और ऊपर क्या हो जाएगा /4। और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो माइनस है एग्जैक्टली वही ये आपका प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय √5 प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको आप सिंपली बिंदास इसको आप यूज कर लिए, 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो बाहर 8 आ जाएगा। और ध्यान से देखिए इसको इजी कीजिएगा तो a² - b² दैट इज 5 - 1 दैट इज 4, और ऊपर बच जाएगा यहाँ से √5 + 1 माइनस √5 - 1 करिएगा तो यहाँ से √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका 4 है तो ये 2 बचेगा, और वहाँ से आपका सिर्फ क्या है 2 बच जाएगा, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो ये क्वेश्चन का आंसर आपका 4 होगा। बस का दे दिया हुआ तीनों ट्रायंगल का, आप ऐसा समझिए सारा का पोजीशन वेक्टर इसका समझिए कि 3, 1, और ये आपका है b, ये इसका आप समझ लीजिए 5, 2, 1, और इसका आपका 1 - 2 और 3, ये आपको दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, तो एरिया के लिए हमेशा हम यूज करते हैं हाफ इंटू AB क्रॉस AC। अब इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमको हमेशा करना पड़ता है, तो ध्यान से देखिए इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, और इसको C ले लीजिए। तो यहाँ से AB हाफ इंटू AB क्रॉस AC, तो AB अगर आप निकालें तो क्या आ जाएगा, AB अगर निकालें तो 5 - 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 और लास्ट में 1 -1। और ध्यान से देखिए AB A - B, ध्यान से देखिए AB का मतलब होता है B - A, तो B - A AB क्रॉस AC। तो AB जब करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3, 1 और 1, तो ये आपका आ गया AB। और ऐसे ही फिर हम निकालेंगे क्या AC, बाकी से तो हमको मतलब ले है नहीं, तो AB यहाँ पे आ जाएगा, और AC के लिए हम क्या करेंगे, फिर करेंगे AC का मतलब क्या हो जाएगा C - A। पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये आप समझ जाइए। तो यहाँ से ध्यान से देखिए C में आपका आ जाएगा -2, और इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा -3, और यहाँ पे 3। अब कुछ नहीं है, अब इसको डिटर्मिनेंट के वैल्यू से ले लीजिए I, J, K,
और आपको लास्ट में हाफ 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 साइड में रख दीजिए। 3 1 1 -2 -3 3। अब इसका निकाल लीजिए आप। प्लेनर का केस है। अब 3 वेक्टर आपको दिया हुआ ये अगर कोप्लेनर है तो इसका क्या करेंगे हम, डेल यानी डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए, एक का क्या है, a 1 1 1 b 1 1 1 c। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए और इसका वैल्यू आपसे पूछा है, बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको इसी फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको करेंगे a, तो a करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका bc -1। अब ध्यान से देखिए, -1 अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये c-1 c-, तो लिमिट का एक टाइप देखे थे 1 के पावर इन्फिनिटी, वही वाला टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक तो आप बहुत सिंपल है कि जब f(x) के पावर gx इस टाइप का फॉर्म रहे तो क्या करते हैं, gx को नीचे बुला लेते हैं, f(x) -1 कर देते हैं और gx को क्या बुला लेते हैं, नीचे, तो gx मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये सारा चीज एक्सपोनेंशियल पे चल रहा होता है। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड वही पूछा है। तो f(x) का पावर gx, तो क्या कर लेंगे, x + 5 यहाँ gx की तरह काम करेगा, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो भी x + 5 x + 7 डिवाइडेड बाय x + 2 है, -1 कर लेंगे और इसका पावर ये जितना भी रहेगा सारा ई के, और बाद लिमिट क्या चल रहा है, x टेंस टू इन्फिनिटी, ये चल रहा है। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, अब कुछ क्वेश्चन बचा नहीं। जब इसको सॉल्व कर देंगे, बस याद रखिएगा सारा ई पे चल रहा है, तो यहाँ पे x + 5, अब इसको अगर इजी करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 5 डिवाइडेड बाय x + 2, और लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 x टेंस टू इन्फिनिटी। अब कुछ नहीं बचा है, जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो या 0/0 हो तो हम हमेशा यूज करते हैं एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल आप लगा दीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 1 और नीचे 1, एक 5 चल रहा था तो यहाँ पे आ जाएगा, सारा ई पे चल रहा है तो ई पावर 5 इसका आंसर। ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका है, इसमें कुछ ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम, तो ध्यान से देखिए, एक तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हम किए एग्जैक्टली, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है, इसको थोड़ा सा डील करते हैं। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछे हैं आपको। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा, तो साइन थीटा साइन -π/6, और एग्जैक्टली इसको भी लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू 10π/6। अब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, अल्फा क्या है, -π/6। दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो थीटा इसको भी वही करे और उसको भी वही करे, क्योंकि ये जीरो वाला क्वेश्चन नहीं है कि कोई एक भी जीरो हो गया मेरा काम हो जाएगा, नहीं। साइन थीटा, तो थीटा दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि इस बार क्या होना चाहिए, कॉमन वैल्यू होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एक बार n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो n का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो -π/6 पहला आ गया। n का वैल्यू अब फिर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस, अब ध्यान से देखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा π/6, तो ये आपका दूसरा हो गया। तो ये -π/6 हुआ, ये आपका हो जाएगा 7π/6। अब अगर n का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3π, और यहाँ पे ध्यान से देखिए फिर प्लस हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2π, और ध्यान से, तो इसमें पॉजिटिव लेकिन यहाँ पे नेगेटिव, -π/6, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 11π/6।
ये आपका आ गया। और यही अगर हम 3 पाई रखते हैं, कहाँ तक है ये तो हम नहीं देख रहे हैं, अगर 3 पाई रखेंगे, अगर 2 पाई तक ही आपसे पूछा है क्योंकि इसमें डेटा पूरा क्लियर नहीं है, तो अगर 3 पाई है तो 3 पाई, और ध्यान से देखिए नेगेटिव नेगेटिव प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसमें रखेंगे तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, तो एन का वैल्यू इसमें पहले 0 रखेंगे, तो जब पहले 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 6। एन का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6, जिसको कहते हैं 7 पाई बाई 6, तो एक यहाँ पे मिल गया। एन का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस है यानी कि नहीं मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए अब 3 पाई जब रखेंगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 6, ध्यान से देखिए 3 पाई प्लस पाई बाई 6, तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस आपको अगर देखें तो ये पहला आया 7 पाई बाई 6, फिर दूसरा आ गया 19 पाई बाई 6, यानी ये दोनों सॉल्यूशन पे, क्योंकि हमको अगर एक ही पूछा है, जहां तक पूछे तो सिर्फ आपका यही आंसर हो जाएगा 7 पाई बाई 6। अगर 2 पाई तक ही पूछे, अगर 3 पाई तक पूछा है तो ये भी आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन में दोनों कॉमन होना चाहिए, ये नहीं तो इसमें आपको क्या देखना था, दोनों में यानी कि थीटा वही डाले जो यहाँ पे भी -1/2 करे, एट द सेम टाइम ये भी दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको थोड़ा सा इजी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन तो गलत सही है, हाँ सही है, इसको थोड़ा सा इजी करें तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 29x। अब इसको राइट साइड ले आएंगे। अब ध्यान से देखिए इनइक्वलिटी मत देखिए क्योंकि सारा पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे, लेकिन इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 100 इज पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 4x प्लस 100 इज पॉजिटिव, और यहाँ से आपका आ जाएगा x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 आ जाएगा, ग्रेटर देन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा x माइनस 25 और x माइनस 4, तो दो सॉल्यूशंस आपको आ गए, क्या 4 और 25, और आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इधर रखिएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपके लिए क्या हो जाएगा कि इससे बड़ा आना चाहिए और इससे छोटा आना चाहिए। तो इससे छोटा 4 से छोटा तो 1 2 और 3 3 मिलेगा, और 25 से बड़ा कितना मिल जाएगा आपका 75, टोटल 100 है, और 75 से बड़ा 75 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ना 4 इंक्लूडेड होना चाहिए ना 25, तो 4 से पहले तो 3 बचेगा 1 2 3, और 25 के बाद, तो 25 के टोटल 100 है, तो 25 के बाद कितना टोटल 75 होगा। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको पिक करना था, तो टोटल इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आपका हो जाएगा 25, 75 प्लस 3 दैट इज 78, 78 आउट ऑफ टोटल कितना है, टोटल आउटकम क्या हो सकता है 100 में, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये आपका आ गया। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 39/50। तो ये भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का सिंपल ही था, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अब ध्यान से देखिए ये वाला क्वेश्चन आर.डी. शर्मा से फ्लैट पूछा गया है, इसका 2n होगा। अब कैसे होगा वो हम आपको आगे वाले लेक्चर में बताएंगे, बस फिलहाल के लिए इतना था। और -x³ 3 x का पावर 5/5 अप टू सो ऑन है, ये आपको ये दिया हुआ है। और एग्जैक्टली कॉस का भी आपको याद होना चाहिए, तो वो क्या होता है, कॉस का 1 - x² 2 x का पावर 4/4 अप टू सो ऑन। अब ध्यान से देखिए ex का तो आपको पता ही है, ex का क्या था 1 + x + x² 2 + x³ 3। तो अब इसको आप थोड़ा सा आप समझिए कि क्या करें, तो इसको आप अगर लिखिएगा x³ अगर आपको चाहिए तो इसमें ध्यान से देखिए e की पावर एक बार -x पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 - x, यानी कि सारा क्या हो जाएगा स्क्वायर वाला आ जाएगा, सिंपल सा बात है 1 - x, ये सारा स्क्वायर में रह जाएगा, ये -x³
बाई 3। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, लास्ट में डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करना है क्योंकि आपको सिर्फ एक ही चाहिए। तो जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ये हो जाएगा और ऑड वाला खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो और अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इवन बचेगा, और यही अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो e की पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ ऑड बचेगा। तो जब ऑड चाहिए तो ऑड साइन में तो e की पावर x माइनस e की पावर x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस के लिए क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। अब इसको बस इजी कर लीजिए, बस इतना ही आपको समझना था कि साइन और कॉस का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। एक्स का तो सबको पता है, और एक्स बराबर एक बार -1 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स का वैल्यू एक बार 1 पुट कर देंगे और एक बार एक्स का वैल्यू -1। तो यहाँ से आपको सिंपल सा बात है कि निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिंपल सा बात है 2, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए, इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका फ्लैट आ जाएगा, आप कुछ है